नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग यहाँ पे जो अपनी टेस्ट सीरीज का एक सीरीज लेके चल रहे हैं, उसी के क्रम में हम लोगों का ये जो अगला एक नवा भाग है उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसमें हम लोग दृष्टि स्पीड टेस्ट 2 का जो है भाग 3 को देखेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न प्रमुख हैं हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट, जो कि प्रीलिम्स 2024 साथ ही में 2025 को पूरी तरह से कवर करेंगे। और इसमें हम लोगों को करंट के क्वेश्चन भी फिल्टर करने, साथ में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को भी देखना है कि कौन से क्वेश्चन आखिर कैसे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया इन्फॉर्मेशन का वीडियो आपको लिए उपलब्ध हो तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं एक क्रम आगे और देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा वही रहता है जो हमारा कल का अंतिम प्रश्न रहता है। तो आज हमारा पहला, हम लोगों ने जो कल बंद किया था, ये किया था 50 नंबर प्रश्न पे, 50 तक का हम लोगों ने कर लिया था, 50 भी कर लिया था, लेकिन हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं उस प्रश्न को जो अंतिम प्रश्न होता है। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा प्रशांत महासागर में, किसकी बात कर रहा है, प्रशांत महासागर से संबंधित है। आखिर ये जो 4 जलधाराएं दी गई हैं, ये प्रशांत महासागर से कौन सी संबंधित है? जिसमें पहली दी गई मोजाम्बिक धारा, अगुलहास की धारा, कुरोशियो की धारा या फिर फॉकलैंड की धारा। तो इन चारों में से आखिर कौन है जो संबंधित है प्रशांत महासागर से? अब जैसे बात करते हैं ये इस मोजाम्बिक धारा की, तो मोजाम्बिक धारा कैसी है? तो ये गर्म जल धारा है, पहली चीज तो गर्म जल धारा है, और साथ ही में कहाँ से संबंधित है? तो ये हिंद महासागर से संबंधित है, हिंद महासागर। तो इसका जो ये विकल्प है ये तो हमारा कट जाएगा, क्योंकि इसमें हमें प्रशांत महासागर को टिक करना है। तो इसी तरह से जैसे ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के जो द्वीप है उसके मध्य में बहती है, जिसका मोजाम्बिक चैम्बर भी कहते हैं, मोजाम्बिक चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि हम अगले की बात करते हैं जो अगुलहास की धारा है। अगुलहास की धारा आखिर ये कहाँ से संबंधित है? तो भैया ये भी जो संबंधित है ये हिंद महासागर में संबंधित है। किससे? तो हिंद महासागर से संबंधित है, ये हिंद महासागर से संबंधित है। और वहीं पे कुरोशियो की धारा की बात करते हैं तो ये जो है आपका कहाँ से संबंधित है? तो ये उत्तरी जो है प्रशांत महासागर से संबंधित है। कहाँ से? तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर। आखिर आपसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा यही गया था कि प्रशांत महासागर से कौन सी जलधारा जो है संबंधित है। तो आपका जो सी विकल्प है ये उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित है, और आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये सी विकल्प ही सही हो जाएगा। अगला जो फॉकलैंड की जलधारा है, इसको भैया कहाँ से संबंधित है? तो आपको बताना है कि ये जो है अटलांटिक तट पे बहने वाली एक ठंडे पानी की जलधारा है, मतलब ये ठंडी जलधारा है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है ये। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुरोशियो की जलधारा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो आज हमारा अगला 51 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल, आखिर निम्नलिखित में से जो 4 मरुस्थल दिए गए हैं इसमें कौन सा मरुस्थल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? मतलब बाकी सभी तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, लेकिन एक कोई ऐसा है जो एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है, तो कौन सा है? तो जैसे इसमें दिया गया है रूबी अल खली मरुस्थल, मतलब रूब अल खली मरुस्थल कहाँ पे है? गोबी मरुस्थल, अरब का मरुस्थल या फिर कालाहारी का मरुस्थल। तो चलते हैं बात करते हैं, जैसे पहला दिया गया रूब अल खली का मरुस्थल, तो ये जो है कहाँ पे है? तो ये जैसे कि बात करते हैं एक सतत तरीके से, सतत रेत का एक सबसे बड़ा क्षेत्र है, मतलब इसमें एक समान रेस पाई जाती है। जब हवा बहती तो उस हवा में जहाँ पे से ऊंचाई होती है उनको उठा के कहीं अलग डाल देती है। तो ये एक सतत है, और ये कहाँ पे है? तो ये भैया सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में है। तो सऊदी अरब कहाँ है? सऊदी अरब कहाँ पे पाया जाता है आप लोगों को बताना। तो भैया ये एशिया महाद्वीप में ही है सऊदी अरब, तो कहीं ना कहीं ये एशिया से संबंधित है, फैक्चुअल रूप में ये सही है। रूब अल खली जो है एशिया में पाया जाएगा। अगले चलते हैं, अगले की बात करते हैं। तो अगला हमारा क्या है? गोबी मरुस्थल।
अब गोबी मरुस्थल की बात कर लेते हैं। तो गोबी मरुस्थल जो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है जो मंगोलाई और चीन का एक क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाया जाता है, जिसको दक्षिण मंगोलियाई क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी चीन का क्षेत्र कह सकते हैं, जिनको खंगाई पहाड़ या हिमालय पठार के बीच में होता है। जो हिमालय से जो उत्तरी भाग है वहाँ पे ये पाया जाता है। तो ये भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये भी आपका एशिया में हो जाएगा। आपका गोबी मरुस्थल भी एशिया में हो गया। अब जैसे अगला है अरब का मरुस्थल। तो अरब का मरुस्थल कहाँ है, तो इसका भैया जो क्षेत्र है ये ज़्यादातर क्षेत्र कहाँ लगता है, तो ये ज़्यादातर क्षेत्र सऊदी अरब में लगता है। ज़्यादातर क्षेत्र सऊदी अरब में लगता है। और ये सऊदी अरब कहाँ पे है, तो ये आपका एशिया में ही है। तो आपका ये भी सही हो जाएगा। तो आपका जो गलत है ये है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी कहाँ पाया जाता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका का एक मरुस्थल है। दक्षिण अफ्रीका सीधा सीधा आपको दिया गया दक्षिण अफ्रीका का जब एक मरुस्थल है पूछा गया एशिया का कौन सा नहीं, तो यही जो डी विकल्प है आपको यही टिक करना। ये एशिया में नहीं स्थित है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और ये शुष्क मतलब कहीं ना कहीं बहुत शुष्क और अर्ध शुष्क रेतीला क्षेत्र है। और ये इसका जो अधिकांश क्षेत्र पूछा था ये दक्षिण अफ्रीका के किस देश में पाया जाएगा, अगर आपसे ये पूछ लेता है तो ये बोत्सवाना में पाया जाएगा। बोत्सवाना, इसका जो अधिकांश क्षेत्र है कालाहारी मरुस्थल का ये बोत्सवाना में, और इसी के साथ में किस में पाया जाता है, नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका में। नामीबिया और इसके साथ में दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों देशों में जो है पाया जाता है, बल्कि अफ्रीका महाद्वीप का ये एक हिस्सा है कालाहारी मरुस्थल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें याद रखना है कि कौन सा मरुस्थल आखिर कहाँ पे पाया जाता है। चलते हैं हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये 52 नंबर प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी स्रोत का सही सुमेलित है। मतलब ये आपको 4 नदियाँ दी गई हैं, 4 में पूछ रहा कि आखिर जो नदी दी गई है वो नदी का जहाँ से उद्गम स्थल है क्या वो सही सुमेलित, तो ये हमें टिक करना है। विकल्प दिया गया है, पहला मैकेंजी नदी जर्मनी, आमो दरिया तुर्कमेनिस्तान, डार्लिंग टर्की, डेन्यूब रूस। तो इसका जो सही आंसर है ये है बी आंसर। मतलब आमो दरिया जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये तुर्कमेनिस्तान से संबंधित है। अब चलते हैं देख लेते हैं कि आखिर जो इन नदियों के बारे में बात करते हैं। तो पहली नदी जो दी गई ये मैकेंजी नदी है, जिसमें दिया गया है जर्मनी। तो भैया क्या ये जर्मनी से संबंधित है, अगर हम बात करते हैं तो भैया ये जर्मनी से कहते हैं वो जो है संबंधित नहीं है, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा से संबंधित। कहाँ मैकेंजी नदी कहाँ से, तो ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा से संबंधित है, ये यहाँ से संबंधित हो जाता है। अब वहीं पे जैसे कि बात करते हैं आमो दरिया का, आमो दरिया कहाँ है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको अगर दूसरा नाम एक देना चाहें तो दूसरा नाम भी दे सकते हैं, अक्सस। अक्सस है दूसरा नाम। तो अक्सस नदी का वो स्रोत कहाँ पे है, तो ये निकोलस रेंज है। कहाँ पे, निकोलस रेंज, निकोलस रेंज जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान में, ये सही है आपका। अगर प्रवाह की बात करते हैं तो ये अरल सागर तक जाती है। अब आते हैं डार्लिंग नदी पे। तो डार्लिंग नदी का जो ये है ये कहाँ पे है, टर्की ना होकर ये कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि डार्लिंग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये पूर्वी हाईलैंड का भाग जो है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहता है। अगले की बात करते हैं, जैसे कि जो डेन्यूब नदी है, डेन्यूब नदी का स्रोत कहाँ है, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी है। कहाँ, रूस ना होके कहाँ है, जर्मनी है। जर्मनी में कहाँ, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये डी विकल्प, इसका मतलब डी विकल्प आपका इसका गलत हो जाएगा। जो सही आंसर होगा ये बी विकल्प ही होगा, आमो दरिया तुर्कमेनिस्तान। तो चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं अपने अगला प्रश्न को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला 53 नंबर प्रश्न है। यह एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों, मतलब कब चलती है, सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत से पूर्वी ढलानों से उतरती है। इसे यह भी कहा जाता है, आखिर क्या कहा जाता है, बोरा, बिकरफील्डर,
लिवेचे या फिर चिनूक। तो इसका जो सही आंसर है ये एक स्थानीय हवा है, इसको कहते हैं चिनूक। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं चिनूक। चिनूक नदी है जो कि कहाँ से उतरती है? ये आपकी उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पे उतरती है। अब जैसे इसमें अन्य दिया गया है, ये सभी स्थानीय पौधे हैं। जैसे कि इसमें बोरा की बात की गई है, तो बोरा कहाँ का है? तो ये बोरा आपका संबंधित एड्रियाटिक सागर के पास के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी काटाबेटिक्स पवने हैं, ये आपको याद रखना है। अब वहीं पे बिक्रफील्डर की बात करते हैं तो ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की एक गर्म शुष्क पवन है। और लिवेचे की बात करते हैं तो लिवेचे कहाँ है? स्पेन की गर्म हवा है। कहाँ की? तो स्पेन की है। अब वहीं चिनूक, तो चिनूक की हम लोगों ने अभी बात कर ली है, ये अमेरिका की रॉकी पर्वत से उतरती है। हम लोग चलते हैं अपने अगले 54 नंबर प्रश्न पे। हमारा 54 नंबर प्रश्न है, हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प दिया गया है, हिमाच्छादित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भू आकृतियां हैं और सर्क दीवारों के शीर्ष अपर्दन के माध्यम से हार्न का निर्माण होता है, ये आपका है। दूसरा दिया गया, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, हार्न के उदाहरण है। अब इसमें आपको बताना है कि जो पॉइंट दिए गए हैं 1 और 2 क्या ये सही है या फिर गलत है, तो ये हमें चीज़ें इसमें देखनी है। अब बात करते हैं जैसे कि पहले की, तो पहले इसमें कहा गया हिमाच्छादित पहाड़ों पे सर्क और सबसे आम भू आकृतियों हैं और सर्क दीवारों के शीर्ष अपर्दन के माध्यम से हार्न का निर्माण होता है। और जिस बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपका एकदम सही है। जो नीचे जब जाते हैं तो इस समय इन सर्क को काटती हुई ये जाती हैं, बर्फ की जो हम लोग जैसे दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका सही है। आपका ए और 2 दोनों सही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका इसका एकदम सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। 54 का 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद है? विकल्प दिया गया, संताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी आंसर सही होगा, मध्य मंडल। मतलब जो ओजोन परत है वह वायुमंडलीय परत के ऊपर कहाँ पे मौजूद है? तो ये मध्य मंडल इसके ऊपर उपलब्ध है। अब जैसे बात करते हैं पृथ्वी के क्षोभ मंडल की, तो ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती? तो ये औसतन जो होती है कितनी? औसतन 12 किमी होती है। 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। अब जैसे इसके आगे बढ़ते हैं तो जो समताप मंडल होता है, क्या समताप मंडल होता है? ये 12 से कितना होता है? 50 किलोमीटर होता है। 12 से 50 किलोमीटर के मध्य होता है। अब समताप मंडल को ही पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है। मतलब जो समताप मंडल है इसी की परत में आपको, मतलब समताप मंडल में ही आपका क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाई जाती है। अब इसके ऊपर मध्य मंडल की जो बात करते हैं तो मध्य मंडल क्या होता है? तो ये 50 से लेके 80 किलोमीटर होता है। 80 किलोमीटर होता है। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं जो मध्य मंडल होता है यहाँ पे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं ये एक तरह से नहीं होती हैं, नहीं घटित होती हैं। तो आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। समताप मंडल जो है भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी रॉकेट होते हैं या जो आपका उल्काएं पिंड होती हैं ये सभी इसी में जल जाती हैं और ओजोन परत के ऊपर, ये जस्ट ओजोन को परत के ऊपर मौजूद होती है। अब जैसे कि आयन मंडल की बात करते हैं तो आयन मंडल कहीं एक अलग परत नहीं होती। यह मध्य मंडल, समताप मंडल और बहिर्मंडल के साथ ओवरलैप होता है और यह वायुमंडल का एक बहुत सक्रिय हिस्सा होता है और सूर्य से अवशोषित ऊर्जा का आधार पर बढ़ता और कम होता है। मतलब जो ये सूर्य से ऊर्जा आती है उसी के आधार पर ये बढ़ता और कम होता है। तो इसमें जो सही आंसर है ये मध्य मंडल सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है 56 नंबर। हमारा 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थल रुद्ध देश है?
किस कहाँ पे बात कर रहा है, तो दक्षिण पूर्व एशिया। आखिर दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थलरुद्ध देश कौन सा है? विकल्प क्या है आपका? कंबोडिया है, म्यांमार है, लाओस है या फिर वियतनाम है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका लाओस है। लाओस जो देश है ये किसी भी देश से नहीं, मतलब किसी भी जो समुद्र से है वो नहीं लगता है, और कहीं ना कहीं मतलब इसको स्थलरुद्ध देश बोलते हैं। स्थलरुद्ध देश होता क्या है? ऐसा देश जिसकी सीमा से कोई भी समुद्र ना जुड़ता हो उसे कहते हैं स्थलरुद्ध देश। अब जैसे लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थलरुद्ध देश है, जो कि कहाँ से? म्यांमार से, वियतनाम से, कंबोडिया से और थाईलैंड से घिरा हुआ है। मतलब इसमें कहीं पर भी आपका कोई समुद्र नहीं लगता है। कौन सा देश? तो ये लाओस है। बाकी अगर अन्य देशों की बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे म्यांमार है, तो म्यांमार किससे लगता है? तो हिंद महासागर से। आप सभी लोगों को पता है ये सभी देश कहीं ना कहीं किसी से जुड़े हुए हैं। सिर्फ लाओस ऐसा देश है जो हर तरफ से स्थलरुद्ध है। चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला 57 नंबर प्रश्न। दोस्तों हमारा 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है? क्या है? भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तन की गतिविधि के लिए जानी जाती है। ये आपका है। अब इसमें विकल्प दिए गए हैं केन्या, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया या फिर मिस्र। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है केन्या। जो केन्या है, केन्या को ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए ही जाना जाता है, और ये विवर्तन की जो प्लेट का संचलन होता है उसके द्वारा निर्मित एक भौगोलिक घाटी है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोगों को याद रखना है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। दोस्तों हमारा 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य काला सागर को किससे काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है? ये हमें यहाँ पे देखना है कि काला सागर से मरमरा सागर को आखिर कौन सी जल डमरू मध्य जोड़ती है। पहली है होर्मुज जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, या फिर मलक्का जल डमरू मध्य, या फिर बोस्पोरस जल डमरू मध्य। तो आखिर इसका सही आंसर क्या होगा? तो जैसे इसके पहला जो दिया गया होर्मुज जल डमरू मध्य, ये कहाँ है? तो ये कहीं ना कहीं ओमानी प्रायद्वीप को ईरान के बीच में एक संकीर्ण चैनल है, और यह किससे जोड़ती है? तो ये फारस की खाड़ी। पहली चीज किसको? फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी को किससे? ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। अब जैसे जिब्राल्टर जल संधि की बात करते हैं तो ये किसको जोड़ता है? तो ये कहीं ना कहीं जो है दक्षिणी स्पेन और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के बीच भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। किसको? तो ये भूमध्य सागर को किससे? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और इसी के आगे अगर हम बात करते हैं मलक्का जल डमरू मध्य, तो ये किसको किसको जोड़ती है? आपको ये बताना है, बताइए भैया किसको किसको जोड़ती है? ये अंडमान सागर, जिसको हिंद महासागर का एक भाग बोलते हैं। क्या? अंडमान सागर। अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से, दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। अब बोस्पोरस जल डमरू मध्य कहाँ है? तो ये कहाँ से स्थित है? किसको किसको जोड़ती हैं? तो कहते हैं इसे काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। जो हमारा प्रश्न है, काला सागर को किससे जोड़ती है? तो ये मरमरा सागर से जोड़ती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये डी विकल्प आपका सही हो जाएगा कि बोस्पोरस जल डमरू मध्य जो है काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। और कहीं ना कहीं ये जो कहते हैं सबसे संकीर्ण जल डमरू है, मतलब सबसे छोटा सबसे पतला है
जो है ये जलडमरू मध्य है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये डार्डानेल्स जलडमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य और एजियन सागर से भी जुड़ती है। जैसे बात करते हैं यही बोस्फोरस जलडमरू मध्य, यहीं पे एक कौन आ जाता है, तो यहीं पे एक डार्डानेल्स आता है, डार्डानेल्स। तो इसका क्या है, तो ये जोड़ती है भूमध्य को किससे, भूमध्य को एजियन सागर से। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे हमें याद क्या क्या रखना है। अगर आपसे इसी तरह का प्रश्न बनाता है किसी और से संबंधित, जैसे यहाँ पे पूछा गया काला सागर को मरमरा सागर से, तो उसी तरह से ये भी पूछ सकता है कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन सी जलडमरू मध्य जोड़ता है, तो होर्मुज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सभी याद रखना है, ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम सभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि काला सागर को अखिल मरमरा सागर से बोस्फोरस जलडमरू मध्य जोड़ता है, वहीं पे एक डार्डानेल्स जलडमरू मध्य है जो कि भूमध्य सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। मलक्का जलडमरू मध्य की बात करते हैं तो ये अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य की बात करते हैं तो ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। होर्मुज जलडमरू मध्य की बात करते हैं तो ये ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। तो इसका हमारा डी विकल्प से होगा। हम लोग बढ़ते हैं एक कदम आगे, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला हमारा 59 नंबर प्रश्न है, कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस, कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है। विकल्प क्या है आपके, बॉक्साइट है, क्रोमियम है, क्वार्टज है या फिर जिप्सम है। तो आपका जो 59 नंबर प्रश्न, इसमें सही आंसर आपका क्या होगा, तो इसका जो सही बी विकल्प है आपका सही होगा क्रोमियम। क्रोमियम कहीं ना कहीं स्टेनलेस स्टील में लगाया जाता है ताकि जो है स्टेनलेस स्टील में जंग न लग सके। और इसका खनन कहाँ किया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है, रूस में किया जाता है, कनाडा में किया जाता है। अब जैसे कि बात करते हैं कि जो इसमें अन्य दिया गया जैसे बॉक्साइट है तो ये एल्युमिनियम का एक स्रोत है, और क्वार्टज जो है क्या है, तो एक सामान्य खनिज है, और जिप्सम क्या है, तो इसका उपयोग सीमेंट निर्माण जो होता है या निर्माण सामग्री जो बनाई जाती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या है, क्रोमियम है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 60 नंबर। दोस्तों हमारा 60 नंबर प्रश्न है, सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान क्या है। सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है। विकल्प है दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया या फिर बोत्सवाना। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका है, केन्या है, तंजानिया है या फिर बोत्सवाना है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी विकल्प आपका इसका सही है, तंजानिया। यह सेरेनगेटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तंजानिया में स्थित है, और कहीं ना कहीं यह चारागाह और जल की तलाश में 20 लाख कितना जो चारागाह और जल का जो एक ठिकाना है उसके लिए 20 लाख जंगली जानवर यहाँ पे आते हैं, मतलब प्रवास करते हैं, वार्षिक रूप से प्रवास करते हैं। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा 61 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच में प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है। किसके बीच में, तो यूरोप और एशिया के बीच में बात कर रहा है। विकल्प दिए गए हैं अल्पस पर्वत, कैपेथियंस पर्वत, काकेसस पर्वत या पाइरेनीज पर्वत। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, तो इसका जो सी विकल्प है आपका काकेसस पर्वत आपका सही आंसर होगा। मतलब जो अल्पस मध्य यूरोप में, जैसे अब जैसे यहाँ की बात करते हैं अन्य की, जो अल्पस है ये कहाँ है, तो ये मध्य यूरोप में स्थित है। कहाँ पे, तो मध्य यूरोप में, ये मध्य यूरोप में हो गया। अब ये जैसे बात करते हैं कैपेथियंस की पर्वत की बात करते हैं, तो ये जो है एक यूरोप की, मतलब पूर्वी यूरोप की बात करते हैं, पूर्वी यूरोप की एक पर्वत श्रेणी है। और इसके अलावा जैसे काकेसस पर्वत की बात करते हैं तो ये यूरोप और एशिया के बीच में एक प्राकृतिक सीमा का कार्य करता है। और साथ ही में जो काला सागर है और कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। अब जैसे अगले की बात करते हैं कि पायरेनीज, तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच में एक सीमा बनाता है। पायरेनीज कहाँ है, तो ये फ्रांस और
स्पेन के मध्य एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है, तो वहाँ पे पाइरेनीज का आप हमें टिक करना होगा। अभी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका इसका सही हो जाएगा, 61 का सी। हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला 62 नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा 62 नंबर प्रश्न है, वह पर्वत जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। मतलब वह पर्वत जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। विकल्प है एटलस पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही है एटलस पर्वत। मतलब अफ्रीका को उत्तरी तटरेखा का सहारा रेगिस्तान जो है उसे कौन अलग करता है, तो ये एटलस पर्वत करता है। अब जैसे इसमें अन्य की बात करते हैं, तो जैसे अपलेशियन पर्वत है, तो ये कहीं ना कहीं पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा तक फैला हुआ है। कहाँ पे, तो ये पूर्वी यूएसए और कनाडा के मध्य, और ये कनाडा तक फैला हुआ है, जो अलबाबा से न्यूफाउंडलैंड तक का एक विशाल दूरी तय करता है। अब वहीं यूराल की बात करते हैं, तो यूराल का क्या है, तो यूराल जो है यूरोप और एशिया के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। किसके किसके बीच में, तो ये यूरोप व किसके, एशिया के मध्य। हमारा प्रश्न डायरेक्ट अभी जैसे लास्ट में पूछा गया, तो उसमें इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यूरोप और एशिया के मध्य प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है, तो वहाँ पे हम ये टिक कर सकते हैं कि यूराल बनाता है। और जैसे कि इसकी बात करते हैं, तो ये अटलांटिक महासागर से कजाकिस्तान में यूराल नदी तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर एटलस पर्वत है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 63 नंबर प्रश्न पे। दोस्तों हमारा 63 नंबर प्रश्न है, कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आँखों रात के व्यवहार के लिए जानी जाती है। विकल्प दिया गया टर्सियर, कलगीदार बंदर, हाउलर मंकी या फिर लेमुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 63 का कौन सा सही हो जाएगा, तो ये सही आंसर है आपका डी विकल्प से, ये लेमुर। एक लेमुर प्राइमेट है और आज लगभग 32 अलग अलग प्रकार के जो प्रजातियां हैं लेमुर की, ये अस्तित्व में है। और ये सभी जो है मेडागास्कर के स्थानिक हैं और कहीं ना कहीं अफ्रीका के दक्षिणी पूर्व तट पर एक एकल द्वीप देश है, जहाँ पर मतलब ये पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसे आपको याद रखना है। अगर जैसे बात करते हैं कलगीदर बंदरगाह क्या है, तो ये निकारागुआ, कहाँ पे, निकारागुआ और पराग्वे तक का उष्णकटिबंधीय जंगल में पाया जाता है। और इसके जैसे अन्य दिया गया है टर्सियर, तो टर्सियर क्या है, टर्सियर कहीं ना कहीं एक छोटी छलांग लगाने वाला एक प्रजाति है, जो कि फिलीपींस में पाया जाता है। कहाँ पे, तो फिलीपींस में पाया जाता है। अब हाउलर बंदर की बात करते हैं, तो हाउलर मंकी क्या उष्णकटिबंधीय अमेरिकी बंदरों की एक प्रजाति है, जो उष्णकटिबंध है और अमेरिका में है, उसकी एक प्रजाति है। तो दोस्तों इसमें हम लोग को इतनी चीज़ें याद रखनी है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले 64 नंबर प्रश्न पे, देखते हैं हमारा 64 नंबर प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्षेत्र का नाम सही है। मतलब जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और उसके किस क्षेत्र में क्या इसका नाम सही है, मतलब ये आपको टिक करना है। विकल्प क्या है, हरिकेन पश्चिमी प्रांत और दक्षिणी चीन सागर में बोला जाता है, विली विलीज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, टाइफून हिंद महासागर में बोला जाता है, चक्रवात अटलांटिक में बोला जाता है। आखिर इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही विकल्प है, आपको ये बताना है। तो इसका देखते हैं, इसका जो विली विलीज है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये कहीं ना कहीं हिंसक मतलब तूफान होते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं और साथ ही में ये तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं और हिंसक पवनों और भारी वर्षा के साथ में तूफानी लहरों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश भी करते हैं। लेकिन इन्हें हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब उसी के आधार पर जैसे कि अटलांटिक महासागर की बात करते हैं, तो ये जो हरिकेन है ये कहाँ पे, ये अटलांटिक महासागर में जाना जाता है, अटलांटिक महासागर में जाना जाता है। और पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में जो है कहाँ क्या जाना जाता है, ये टाइफून जाना जाता है। क्या, तो
टाइफून, टाइफून के नाम से जाना जाता है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या जाना जाता है, विलीविलीची जाना जाता है। तो टाइफून की बात हम लोग यहाँ पे कर ही चुके हैं। और चक्रवात, चक्रवात कहाँ जाना जाता है, तो चक्रवात लगभग जो है हमारे हिंद महासागर के आसपास के एरिया में जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न पे। हमारा 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों, झीलों और महाद्वीपों में से कौन सा सही है, कौन सा सही सुमेलित है, मतलब झील दी गई है, उसका महाद्वीप दिया गया है, उसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखते हैं, पहला क्या है, बैकाल झील ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, लेक आयर झील उत्तरी अमेरिका है, सुपीरियर झील एशिया दिया गया है, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है ये भैया टिटिकाका झील है, जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। बाकी सभी झीलें जो दी गई हैं ये कहीं ना कहीं गलत है, मतलब सही सुमेलित नहीं। अब जैसे बैकाल झील की हम लोग बात करते हैं तो बैकाल झील क्या है, तो ये मध्य एशिया में पहली चीज है, मध्य एशिया में। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया विकल्प दिया गया वो तो कट जाएगा, और कहीं ना कहीं लगभग ये यूरेशिया के केंद्र में है, मतलब यूरेशिया जो है के केंद्र में, और पूर्वी साइबेरिया के दक्षिणी भाग में ये एक अर्ध चंद्राकार आकृति में पाई जाती है बैकाल झील। अब जैसे बात करते हैं लेक आयर झील, तो लेक आयर झील कहाँ है, तो लेक आयर झील भैया ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ लेक आयर झील कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित एक भौगोलिक विशेषता वाली झील है, और कहीं ना कहीं ये अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। यहीं से याद कर लीजिए, लेक आयर क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, इस तरह से आपको याद कर सकते हैं। और यह दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है, मतलब इसकी विशेषता है क्या, खारे पानी, और दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये आपको याद रखना। आप जैसे सुपीरियर झील की बात करते हैं तो सुपीरियर झील की एक विशेषता है कि सबसे पहली चीज ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, जो मीठा पानी है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील हो गई। अब पहली चीज, और दूसरी चीज ये पाई कहाँ जाती है, जैसे कि बात करते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका में, एशिया में नहीं, ये पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। और इसमें लगभग ताज़ा सतही जल जो है वो कितना पाया जाता है, तो लगभग 10% पाया जाता है। तो इसी तरह से ये चीज़ें याद है। बाकी टिटिकाका झील जो है हमारी मीठे पानी की झील है, क्या है, तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भी मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों इसमें हमें जो जो चीज़ें याद करनी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि पहली चीज़ शामिल है बैकाल झील, कहाँ पाई जाती है, तो मध्य एशिया में पाई जाती है, और ये आपको याद रखना। दूसरा है लेक आयर झील, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और ये सबसे बड़ी झील है, कैसी, खारे पानी की, ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे बड़ी झील है, मतलब इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील की बात करते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो स्वच्छ जल है वो लगभग 10% इसमें पाया जाता है। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में ही पाई जाती है, और ये मीठे पानी की झील है। तो हमें ये चीज़ें इसमें याद रखनी है। हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा 66 नंबर प्रश्न। हमारा 66 नंबर प्रश्न है, सोलोमन द्वीप, सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, उस क्षेत्र का नाम पूछा है। तो विकल्प क्या है, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, या फिर हिंद महासागर। तो इसका आखिर सही आंसर क्या होगा 66 नंबर प्रश्न का, तो भैया ये क्या है, ये दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, क्या, सोलोमन द्वीप। और सोलोमन द्वीप क्या है कि इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो मोलानेशिया में एक ज्वालामुखी द्वीप है, कोरल एटोल की दोहरी श्रृंखला भी शामिल होती है, और कहीं ना कहीं देश में जो अधिकांश हैं ये सोलोमन श्रृंखला में शामिल है। जैसे कि बात करते हैं किसकी, तो पपुआ न्यू गिनी एक स्वायत्त क्षेत्र बनाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने 67 नंबर प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा 67 नंबर प्रश्न है, माउंट एशो, क्या माउंट एशो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। विकल्प क्या है, जापान, इंडोनेशिया, जावा, या फिर सुमात्रा। तो इसका सही आंसर क्या है,
इसका सही आंसर है आपका जापान। माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आपका जापान में स्थित है। जापान के कहाँ पे? तो क्यूशू में। कहाँ पे? क्यूशू। जापान के क्यूशू में एक सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एक सक्रिय ज्वालामुखी जो हाल ही में कब? 2021 और 2016 में। कब? तो पहली चीज़ तो 2016 में सक्रिय हुए। इसके बाद कब हुआ? अभी लेटेस्ट में बात करें तो लेटेस्ट में 2021 में सक्रिय हुआ था। अब एसो का जो कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो ये 25 किलोमीटर तक का व्यास है इसका, और इसकी परिधि जो होती है ये लगभग 100 किलोमीटर तक का कवर करती है। तो इसका सही आंसर जापान है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला 68 नंबर प्रश्न। दोस्तों हमारा 68 नंबर प्रश्न है, पोठवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कौन सा पठार? तो पोठवार पठार की बात करा। पोठवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? विकल्प है आपका बर्मा, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान या फिर लाओस। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा बताइए पोठवार का? तो इसका जो सही आंसर दिया गया है ये सी विकल्प सही है, पाकिस्तान। पोठवार जो है ये कहीं ना कहीं पठार पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ? तो पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, और कहीं ना कहीं ये सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक क्षेत्र का कब्जा इसमें था। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, जो हमारा 59 नंबर प्रश्न है। 69 नंबर प्रश्न दोस्तों हमारा 69 नंबर प्रश्न है, सियारा नेवादा रेंज जो बात की गई है ये एक उदाहरण है। किसका है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है, गुंबदकार पर्वत का उदाहरण या फिर ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो आखिर इसमें से सही क्या है? सियरा नेवादा रेंज जो है ये किसका एक उदाहरण है? 69 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इसका जो ये डी विकल्प सही, ये ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। जो ब्लॉक पर्वत है वो भूपर्वतीय के कहीं ना कहीं कैसे निर्माण होता है कि दोषों के कारण होता है। जब जो भूपर्वतीय होती है वो कहीं पे मतलब बैठ जाती है, ब्लॉक कर देती है। जैसे कि आपका एक ये क्षेत्र है, ये एक पूरी प्लेट है। इस प्लेट में क्या होता है, ये टूटन होती है और ये इधर का भाग बैठ जाता है। तो ये बीच का जो क्षेत्र होता है ये ब्लॉक पर्वत के रूप में उठता है। तो यही एक ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। अब यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में जैसे ब्लॉक पर्वत कौन कौन सा है? तो वहाँ पे वास्जेस ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत है। कहाँ पे? तो ये सियरा नेवादा है। आपको 69 नंबर प्रश्न में ये चीज़ याद रखना। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला 70 नंबर प्रश्न है, मेकांग नदी। क्या? मेकांग नदी दोस्तों निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? किस सागर में गिरती है इस चीज़ का हमें टिक करना है। विकल्प आपका दिया गया है दक्षिणी चीन सागर, अंडमान सागर, बेरिंग सागर या फिर मरमरा सागर। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 70 का सही आंसर होगा आपका ए, दक्षिणी चीन सागर। जो मेकांग नदी है ये 6 देशों से बहती हुई और कहीं ना कहीं वियतनाम में मेकांग डेल्टा के माध्यम से दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। और इसका निर्माण मतलब किस डेल्टा का निर्माण होता है? डेल्टा की बात करते हैं तो वियतनाम में मेकांग डेल्टा, मेकांग जो डेल्टा बनता है ये मेकांग डेल्टा बनता है वियतनाम में। 6 देशों में लगभग बहती है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी बनाता है, जैसे कि म्यांमार और लाओस के बीच में। किसके बीच में? म्यांमार और लाओस के बीच में, लाओस और थाईलैंड के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो मेकांग नदी के आपको ही याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट प्रश्न में, जो हमारा 71 नंबर प्रश्न होगा। हमारा 71 नंबर प्रश्न है, ग्रांड कैनियन आखिर उदाहरण है किसका? परत अपर्दन का, अवनालिका अपर्दन का, धारा तट का अपर्दन या फिर बूंद अपर्दन। तो इसका किसका जो है ये उदाहरण है? ग्रांड कैनियन किसका उदाहरण है? तो इसकी बात करते हैं तो इसका सही आंसर है बी विकल्प आपका सही है, अवनालिका अपर्दन। मतलब ग्रांड कैनियन किससे संबंधित है? तो ये अवनालिका अपर्दन से संबंधित है।
अब जैसे अवनालिका अपर्दन में होता क्या है, तो जो ये सतही जल है उसका अपवाह द्वारा जल निकासी नालिका के माध्यम से मिट्टी को हटा दिया जाता है, और कहीं ना कहीं इसमें एक नालिका के शीर्ष की ओर कटाव होता है और किनारे की दीवारों पर खिसकने से आगे बढ़ती रहती है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है, जैसे चंबल के जो बीहड़ इलाके हैं वो कहीं ना कहीं अवनालिका उत्खात भूमि ही है, उसी से इसका निर्माण होता है। तो दोस्तों इसे आपको याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि हमारा 72 नंबर प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा 72 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया। विकल्प अब आपको इसमें चुनना क्या है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। आपको कथन के बारे में बात करते हैं। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 से 70% अक्षांशों में पाई जाती है। कारण क्या है? उपोष्णकटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। तो देखिए पहले ये जो बात कह रहा है कि जो दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर है कोई भूभाग नहीं, तो ये कहीं ना कहीं सही है, मतलब कोई भी भूभाग नहीं। अब बात करते हैं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 से 70 अक्षांशों की भी पाई जाती, ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सही हैं। और साथ ही में क्योंकि देखिए उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 से 70 अक्षांशों में पाई जाती है क्योंकि उपोष्णकटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान गोलार्ध पे कोई भूभाग नहीं। तो दोनों सही हैं और साथ ही में दोनों व्याख्या भी करते हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए और दो दोनों सही भी हैं और साथ ही में व्याख्या भी करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला जो 73 नंबर प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारा 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? क्या दोस्तों? तो अजैविक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? विकल्प क्या दिए गए हैं? ए विकल्प है स्थलाकृति, दूसरा बी विकल्प दिया गया गुरुत्वाकर्षण, तीसरा सी विकल्प दिया गया ऊर्जा और चौथा डी विकल्प दिया गया परजीवी। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी विकल्प सही होगा, परजीवी। परजीवी मतलब जो सभी जीव होते हैं भोजन, ऊर्जा, पानी, ऑक्सीजन, आश्रय, अन्य जरूरतों के लिए अनिवार्य रूप से दूसरे जीवों और पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध की अंतःक्रिया जो होती है वो कहीं ना कहीं एक जटिल अंतःक्रिया होती है। इसमें जैसे जीवित होते हैं जो, उनको जैविक कहते हैं, जो निर्जीव होते हैं उनको अजैविक कहते हैं। अब दोनों घटकों को शामिल किया जाता है किसमें? पर्यावरण में। साथ ही में पर्यावरण स्थिर भी नहीं है, तो जैविक और अजैविक जो दोनों प्रकार के कारक होते हैं उसमें लगातार परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो इसीलिए जो इसमें प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है, मतलब बाकी सभी तो हैं लेकिन कौन सा अजैविक घटक नहीं जिसमें जीव होते हैं, जैसे स्थलाकृति है, गुरुत्वाकर्षण है, ऊर्जा है, ये सभी अजैविक। लेकिन जो परजीवी है ये अजैविक नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं किसी जीव की जो है सहायता लगती है। तो आपका सही क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा परजीवी। अब अजैविक घटकों के कुछ उदाहरण में बात करें तो ये जैसे कि ऊर्जा हो गया, स्थलाकृति हो गई, गुरुत्वाकर्षण हो गया, या विकिरण हो गया, या तापमान हो गया, या पानी हो गया, या मृदा हो गई, ये सभी आ जाते हैं आपके अजैविक घटक में। और जैविक घटक की बात करते हैं तो जैविक घटक में जितने भी हरित पौधे हैं, हरित क्या कहते हैं डिकम्पोजर हैं, परजीवी हैं, सहजीवी हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, ये सभी आपके आते हैं जैविक घटक में। तो हमारे 73 नंबर प्रश्न था, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, हमारे 74 नंबर प्रश्न पे। दोस्तों हमारा 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम है? आपको ये बताना पारिस्थितिकी संगठन जो है इसका सही क्रम क्या होगा। विकल्प दिया गया जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, जीवमंडल, बायोम, या समुदाय, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, बायोम, इस तरह से आपको दिया गया है। तो अब जैसे इसको आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे जैसे जो सही आंसर किसके रूप में करना, गठित करना है, पारिस्थितिकी तंत्र का सही क्रम होगा। तो भैया सही क्रम क्या होगा ये आपको बताना है। हम जैसे इसका एक सही क्रम बनाते हैं, आखिर सही क्रम होता क्या? तो जैसे होता है जीव हो गया। अब जीव, जब कई जीव मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो जनसंख्या बनती है।
मतलब जो कई जीवों की लोग मिल जाते हैं एक ही तरह के, तो उसको जनसंख्या बोलते हैं। अब जनसंख्या के ही क्षेत्र को क्या बोलते हैं? समुदाय बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तो समुदाय बोलेंगे। समुदाय से निर्मित होता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या निर्मित होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। और इसी के आगे क्रम में क्या बोलते हैं? तो इसकी के आगे क्रम में बायोम बोलते हैं। और इसी में आगे क्या बोलते हैं? तो जीवमंडल बोलते हैं। इसी के आगे क्रम में क्या बोलते हैं? तो जीवमंडल बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा इससे मैच कर रहा है। तो देखिए, जीव क्या किसी में दिया गया है? जीव इसमें नहीं दिया गया है। जनसंख्या इसमें भी जीव नहीं दिया गया, इसमें भी जीव नहीं दिया गया, और इसमें डी विकल्प में भी जीव नहीं दिया गया। अब अगले चलते हैं जनसंख्या पे। तो जनसंख्या किस में दिया गया? जनसंख्या इसमें दिया गया है, और इसमें नहीं दिया गया तो ये आपका कट जाएगा। इसमें दिया गया है और इसमें नहीं दिया गया है तो ये भी आपका कट जाएगा। 2 विकल्प हमारे कट गए। अब चलते हैं एक कदम आगे और देखते हैं अगला क्या है। अगला दिया है जनसंख्या के बाद समुदाय। इसमें जैसे कि जनसंख्या दिया गया था, लेकिन इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र आ गया, फिर समुदाय आता है, तो ये भी आपका कट जाएगा। आपका ए विकल्प कट जाएगा। आपका बचा कौन? सी विकल्प बचा। देखिए, इसमें समुदाय दिया गया है, समुदाय के बाद पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया, इसके बाद बायोम दिया गया, इसके बाद जीवमंडल दिया गया। यहाँ पे आगे एक स्टेप से छूटा हुआ जीव का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आपको इसे याद रखना है। हम लोग चलते हैं अपने अगले अंतिम प्रश्न पे। हमारा अगली क्वेश्चन नंबर है 75, जो हमारा आज का ये अंतिम प्रश्न है। विकल्प बात करते हैं। वह जैविक अंतःक्रिया, क्या वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है, मतलब एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरी अप्रभावित रहती है। हानि को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? माइनस से, और अप्रभावित रहती है तो उसको 0 से प्रदर्शित किया। वहीं पे अगर उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव वे में वो हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, तो उसे प्लस कहते हैं। तो इसमें बात कर रहा है एक प्रजाति अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है, मतलब हानि हो रही है, और दूसरी प्रजाति पे कोई असर नहीं होता है। क्या होता है? विकल्प आपका दिया गया है, जैसे सहभोजिता, अंतर्जातीय परजीविता, सहयोपकारिता, तटस्थता। तो भैया देखिए, यहाँ पे जैसे सहभोजिता की बात करते हैं तो इसमें प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक का क्या होता है? लाभ होता है और दूसरी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये होता है इसके मध्य का संबंध। आप जैसे अंतर्जातीय परजीविता की बात करते हैं तो इसमें भी ये क्या होता है? अंतर्जीविता प्रजाति का बात करते हैं तो इसमें एक प्रजाति को नुकसान पहुंचता है। क्या? एक प्रजाति को नुकसान पहुंचता है और दूसरे को पे कोई असर नहीं होता। और हमें यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरा अप्रभावित रहती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो सही आंसर है ये बी विकल्प सही हो जाएगा। अब यहीं पे जैसे अन्य की बात है, इसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे सहोपकारिता की बात करता है तो सहोपकारिता क्या होता है? तो इसमें दोनों प्रजातियों को लाभ पहुंचता है, मतलब जो दोनों प्रजातियां हैं उनके बीच का जो संबंध है ये दोनों का लाभ होता है। अब अगले की बात करते हैं, जो अगला तटस्था का है। इसमें क्या है? इसमें किसी भी प्रजाति को कोई भी शुद्ध लाभ या हानि नहीं होता है, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं, तटस्थ भी रहते हैं, और इनका लाभ हानि का कोई वो नहीं करता है। तो दोस्तों, इस तरह के आज हम लोगों ने टोटल अपने 75 मतलब कुल अपने एपिसोड के सारे 25 प्रश्नों को देख लिया है। तो दोस्तों, अगर देखिए, सीधी सी बात है कि इसमें हम लोगों ने बहुत सारे करंट के भी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे हम लोग देखते हैं किसके प्रश्न क्वेश्चन आपके ये देखते हैं जीएस सेगमेंट के प्रश्न। तो जो इसके करंट के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हमें क्या करना है? 2024 तक का तो याद रखने हैं भाई, सीधी सी बात। और 2025 में या आगे के जो एग्जाम्स होंगे उनमें इन्हें हमें हटा देना, उन्हें हमें याद नहीं रखने हैं। तो दोस्तों, फिलहाल जो आज हम लोगों ने अपनी चर्चा में इतनी ही चीज़ें शामिल थी, और आप लोगों से बहुत बहुत थैंक्स यू कि आप लोगों ने हमें अपना प्यार दिया। साथ ही में अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, और साथ ही में अपने दोस्तों को भाई अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके और कहीं ना कहीं हम आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकें। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम पे किसी भी प्रकार से कोई बात रखना चाहते हैं या कोई अपना पक्ष बताना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाहते हैं, तो आप हमारे GS Study 387 जो हमारा यूजर नेम है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही में जो आपका चैनल है इसमें के लिए आप
GS हिस्ट्री 3.8 सर्च कर सकते हैं। ये हमारा चैनल और इसका दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बार में है। साथ में जो हमारे पुराने सभी वीडियोज हो चुके हैं उनके भी लिंक आपको हमारे इस सेक्शन में मिल जाएंगे। आप पुराने वीडियोस को भी देखिए, साथ में आगे भी अपनी पढ़ाई को और एक धार देते रहिए। हम लोग इसमें नई नई चीज़ें आपके लिए इंट्रोड्यूस करते रहेंगे और मिलते रहेंगे आपसे। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।